Hello everyone, welcome to Sociology Foundation course. So let us start with today's video lecture. In the last class we have discussed about defining the common sense. हमने common sense को define किया and sociology versus common sense को हमने देखा. We define common sense as whatever beliefs people are having, whatever perceptions they are having based upon their experiences or some cultural facts that are there available with them. तो वो हमने देखा common sense कैसे एक तरह से सोसाइटी में होता है and how sociology is different from common sense. Then we talked about sociology versus common sense. हमने differences देखे. Then further we talked about that it is not completely possible to ignore common sense, and in fact common sense becomes the basis of some of the facts for sociology. So हमें जो hypothesis होती है हमें सोशियोलॉजी के लिए वो हमें कॉमन सेंस दे देता है और वहाँ से हमें एक्सेप्टेंस या जो रिजेक्शन है थ्रू एम्पेरिकल डेटा थ्रू रिसर्च दैट इज़ गोइंग टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर थिंग कॉमन सेंस से एक सोशियोलॉजिकल डिडक्शन की तरफ लेके जाता है. देन वी टॉक्ड अबाउट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट हैंड, दैट इज़ जर्मन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये टर्म दिया हुआ है वेयर वी टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सोशियोलॉजी. उसमें हमें प्योरली साइंटिफिक नहीं, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव, इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी की बात हमने लास्ट लेक्चर में की थी. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू मूव टू द सेकेंड यूनिट, दैट इज सोशियोलॉजी एज अ साइंस. हम लोग देखेंगे. हमने मॉडर्निटी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी वर्सेस कॉमन सेंस का फर्स्ट यूनिट फर्स्ट 3 लेक्चर्स में कवर किया है. फोर्थ लेक्चर इज डेडिकेटेड टू द फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज साइंस, scientific methods and critique of this scientific method for sociology. So let us begin today's class. Now we will discuss about how this sociology as a subject originated and how the seeds for scientific methods were sown in this particular origin itself. Now we know that Auguste Comte, he was the founding father of this discipline and he talks about social physics. जो ये बात करते हैं इन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है social physics from positive philosophy. मतलब एंशियंट जो फिलॉसफी थी, जो डार्क एजेस में जो भी थियरीज चल रही थी उसको कोम्ट ने रिजेक्ट किया है एज अ नेगेटिव फिलॉसफी. एंड ही टॉक्स अबाउट फिलॉसफी इज़ द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स. जो भी चीज़ें होती हैं, जो इमेजिनेशन होती है, वहाँ से निकल करके फिलॉसफी से साइंस आती है और उसमें हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं. सो कोम्ट टॉक्स अबाउट सोशल फिज़िक्स, दैट इज़ आप देखें यहाँ पे फिज़िक्स का जो है उन्होंने एनालॉजी ली है नेचुरल साइंसेस से. सो ही टॉक्स अबाउट सोशल फिज़िक्स एज sociology and he talks about this thing in his book Social Physics from the Positive Philosophy. Similarly, Herbert Spencer, he also talks about दी ऑर्गेनिक एनालॉजी. मतलब कि जो बॉडी है उसमें से उन्होंने जस्ट लाइक एन ऑर्गेनिज्म नीड्स न्यूट्रिशन, सिमिलरली पीपल मस्ट बी सोशलाइज्ड करेक्टली फॉर द सोसाइटी टू फंक्शन. तो ही टॉक्स अबाउट दिस एनालॉजी. ऑर्गेनिज्म से इन्होंने एनालॉजी ली है, बायोलॉजी से ली है, जहाँ पे एक और जो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसी तरह से जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनको सोशलाइजेशन चाहिए होता है सोसाइटी में इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली. सो हियर वी कैन सी दैट साइंटिस्ट्स आर अप्लाइंग सम काइंड ऑफ साइंटिफिक मेथड, सम काइंड ऑफ साइंटिफिक एनालॉजी in order to define the sociology. Talcott Parsons also believed that organic analogy was appropriate to describe the society. मतलब कि अगर आप ऑर्गेन से फंक्शनलिज्म को देखेंगे, ऑर्गेन को एक तरह से देखें, डिफरेंट पार्ट्स आर जॉइंड टुगेदर, दे ऑल हैव सेपरेट एंड मोर इंपॉर्टेंट रोल्स टू डू इन द सोसाइटी. सो दिस इज़ हाउ वी डिफाइन थ्रू जो साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, वहाँ से लेकर के सोशियोलॉजी को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू discuss what is the basic definition of science. Actual में science होता क्या है? Let's have a look at this. Anthony Giddens, in the words of Anthony Giddens, science is the use of systematic methods. मैं डायरेक्टली इसको देख देता हूँ, कुछ चीज़ें आप अंडरलाइन कर लीजिए. Scientific methods of empirical investigation, the data analysis of data, theoretical thinking is involved, लॉजिकल असेसमेंट ऑफ आर्गूमेंट्स टू डेवलप अ बॉडी ऑफ नॉलेज. सो हेयर वी कैन से सिस्टमैटिक है. जैसे कि आपको किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, नेचुरल फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना है, अगर कोई डिजीज़ आई है तो व्हाट इज़ द सिस्टमैटिक, पहले आप जाएंगे उसके पैथोलॉजी में, उसके टेस्ट कराएंगे, उसके सिम्टम्स को देखेंगे, दीज आर द सिस्टमैटिक थिंग. देन एम्पेरिकल, वेदर इट इज़ अ
पैंडेमिक और ये जस्ट लोकलाइज्ड ही कोई डिजीज़ है, उसके आप एम्पेरिकल डेटा लेंगे, कहाँ कहाँ पे किस किस कंट्री में फैला हुआ है, डेटा इज़ देयर, लॉजिक इज़ ऑल्सो देयर कि ये इस तरह से वायरस अटैक करता है, एंटीबॉडीज़ उसके ऊपर अटैक करती है. सो दिस इज़ हाउ द साइंस गोज़ अबाउट. साइंस इज़ द यूज़ ऑफ सिस्टमैटिक मेथड्स. यू शुड रिमेंबर, आप इसको अपने नोट कॉपी में भी लिख सकते हैं, दैट व्हाट डू यू मीन बाय साइंस. साइंस इज़ द यूज़ ऑफ सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, theoretical thinking and logical assessment of arguments to develop a body of knowledge that is known as science for a particular subject matter. Biology, chemistry, physics आप कह सकते हैं. Mathematics is the language of science. We will talk about that. So further we can see what is sociology really a science. Now in the words of Comte, sociology is the last among the sciences to be discovered because it is the founding father and he talks about sociology being a science. Social physics उन्होंने हमने देख ही लिया, उन्होंने कैसे दिया society का एक physics. So he talks about sociology is the last among the sciences to be discovered. मतलब कि society जब एकदम highly matured हो जाएगी, modern हो जाएगी, वो understand कर पाएगी phenomena को, वो understand कर पाएगी various disciplines के contribution है, that is ultimately catering towards the social good और social cause. तो सोशियोलॉजी जो एक सब्जेक्ट होगा वो होगा लास्ट अमंग द साइंसेस टू बी डिस्कवर्ड और ये फाइनली डिस्कवर होगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग. सिमिलरली आइडियल टाइप्स, वेबर का वी विल टॉक अबाउट लेटर इन आवर सिलेबस, दैट ही हैज़ गिवन सम आइडियल टाइप्स जिसको कि हमें अटेन करना होता है. एक्चुअल में जो वट एवर वी आर डूइंग, ब्यूरोक्रेसी हमारे देश में है, वो उसके लिए एक रूल्स, एक कोड्स दिए जाते हैं जो कि आइडियल टाइप होते हैं, उनको अचीव करना होता है और उसके बीच में कुछ गैप रह जाता है. सो वो चीज़ हम देखेंगे कि आइडियल टाइप्स को अगर हम डिफाइन करेंगे, दे कैन इंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी. इफ़ यू रीच ऑन टाइम टू योर ऑफिस, दिस इज ऑब्जेक्टिविटी. इफ़ you are non-biased, then it is objectivity. So applying certain principles of objectivity in the form of ideal types, we can make sociology as a science, as close to as a science, in the words of Max Weber. And finally Durkheim says social facts are similar to natural facts. ये हमने पिछले भी लेक्चर में देखा था कि in order to define sociology, जैसे नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, नेचर में कुछ फैक्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री में सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसी तरह से हमें सोशियोलॉजी में भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, कौन से ऐसे फिनोमेनाज हैं जो हैप्पीनेस ब्रिंग करते हैं. सो दीज आर द सोशल फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द सोसाइटी. In the words of Durkheim, these social facts are similar to natural facts. Let us further move on and we will talk about what is scientific method. जो सेकेंड इसका टॉपिक है, साइंस तो हमने डिफाइन कर लिया, सोशियोलॉजी साइंस के कितना क्लोज है वो भी हमने देख लिया. Then we will talk about scientific methods. What is scientific method? It is about, there are various parameters. किसी भी मेथड को आप देखेंगे, you can see here Emile Durkheim over here defining a problem. That is एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना. सोशियोलॉजिस्ट आएगा, वो देखेगा सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, उसको डिफाइन करेगा. सिमिलरली जैसे कि एक नेचुरल साइंटिस्ट करता है, जैसे कि आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में देखा होगा. फिजिक्स में अगर ग्रेविटेशनल वेव्स की प्रॉब्लम आ रही है और उसको अंडरस्टैंड हम न्यूटोनियन फिजिक्स से नहीं कर पा रहे हैं, देन वी हैव टू डिफाइन दैट प्रॉब्लम एंड देन हाइपोथाइज अ फॉर्मुलेशन. अल्बर्ट आइंस्टाइन कम्स एंड ही गिव्स दिस पर्टिकुलर थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी. इसी तरह से सोशल साइंटिस्ट को भी कुछ थियरीज देनी पड़ेंगी, कुछ हाइपोथेसिस, कुछ फॉर्मुलेशंस देने पड़ेंगे कि हाँ ये फंक्शनलिज्म है, ये लिटिल ट्रेडिशन है, ये ग्रेट ट्रेडिशन है, ये फैक्ट्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं. एंड डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्शन, जब उन्होंने अपनी थियरी दे दी कि हाँ लिटिल ट्रेडिशन ये होती है और ग्रेट ट्रेडिशन संस्कृत ट्रेडिशन है, तो उनको कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा अपने हाइपोथेसिस को जस्टिफाई करने की. एंड देन वैलिडेशन एंड इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा उस चीज़ का. हम देखेंगे पेपर 2 भी, आई विल टॉक अबाउट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. दूसरे प्लेलिस्ट में मैं पेपर 2 का सारा लेक्चर्स जो है वो डाल दूंगा, आप उसको जाकर के वॉच करें वहाँ से. सोर्सेज आर द स्टैंडर्ड सोर्सेज, जो भी हॉरलॉम्बस है, इग्नू के नोट्स हैं, वो सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से ये सारे लेक्चर्स जो है वो आपके लिए प्रेजेंट किए जाएंगे. सो वैलिडिटी एंड इंटरप्रिटेशन आर इंपॉर्टेंट. अगेन योगेंद्र सिंह ग्रेट ट्रेडिशन, लिटिल ट्रेडिशन के बारे में जब हम बात करेंगे, वहाँ उसको वैलिडेशन हम करेंगे, फर्दर जनरलाइज करेंगे और थियरी बिल्ड करेंगे. मतलब कि अगर सोशियोलॉजिस्ट ने कुछ थियरी बिल्ड की है तो उसके देखेंगे कि क्या वो जनरलाइज्ड हो पा रही है और एक थियरी के फॉर्म में क्या संस्कृताइजेशन कैन बी अप्लाइड इन द नॉर्दर्न इंडिया एज वेल एज द साउदर्न इंडिया. क्या जो है कास्ट संस्कृताइज हो रही थी एंड लेटर ऑन मूव करके वेस्टर्नाइज होके मॉडर्नाइज हो रही थी कि नहीं. सो दिस इज़ द थियरी बिल्डिंग फेज. थियरी बिल्डिंग फेज में जनरलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो दिस इज़ द साइंटिफिक मेथड. इफ़ इट इज़ अप्लाइड टू सोशियोलॉजी देन वी कैन टॉक अबाउट सोशियोलॉजी एज अ साइंस. फर्दर लेट अस मूव ऑन एंड सी सम ऑफ द
क्रिटिक्स ऑफ दिस साइंटिफिक मेथड, दैट इज़ अगर हम साइंटिफिक मेथड को सोशियोलॉजी में अप्लाई करें तो क्या वो हर बार पॉसिबल है, क्योंकि ह्यूमंस हैव कॉन्शियसनेस। अगर आप जैसे कि हाइड्रोजन को कलेक्ट करें और ऑक्सीजन को सेपरेटली कलेक्ट करें और उसके बाद उनका कंबशन करें तो हर बार रिजल्ट वही आएगा। बट अगर ह्यूमंस को आप सब ग्रुप्स में डिवाइड करें और उन्हें बताएं कि आज आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपको सोसाइटी के बारे में कैसा लगता है, तो उनको कॉन्शियसनेस है, दे विल कम टू नो इमीडिएटली दैट दे आर बीइंग पार्ट ऑफ सम सर्वे। तो उनके रिएक्शंस में ये कॉन्शियसनेस जो है रिफ्लेक्ट होगी। सो ह्यूमंस आर कॉन्शियस एंड 100% ऑब्जेक्टिविटी इज़ नॉट पॉसिबल। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर देयर, नॉट ओनली सोशियोलॉजी। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, आपने कोई कैरियर चूज़ किया होता है, आपने यूपीएससी चूज़ किया प्रिपेयर करने के लिए, सम पीपल डू बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, तो उसमें उनका इंटरनल भी फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कि मार्केट इकोनॉमी का, जितना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाहर वालों के प्रेशर्स, उनको अपना अंदर से भी मोटिवेशन होता है। सो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर important in context of sociology. It's not only about the society and investigators bias. Obviously अगर कोई फॉरेन का है वो कैसे देखेगा, अगर कोई हमारे यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है तो हम ये बताते हैं कि हमारे जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको बहुत अच्छे से उड़ाया गया, फिर भी वो फाइटर प्लेन क्रैश हो गया, बट फॉरेनर विल सी दैट योर एरोप्लेन्स, योर फाइटर प्लेन्स वर आउटडेटेड। सो यहाँ पे बायस जो है, इन्वेस्टिगेटर बायस बहुत ज़्यादा लग जाता है किसी भी चीज़ को, किसी भी फिनोमेना को ऑब्जर्व करने में। फर्दर देयर आर चांसेस दैट पीपल आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन है। जब भी आप साइंटिफिक मेथड, जब भी आप सोशोलॉजिकल मेथड को करते हो, देयर आर चांसेस जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेस नहीं मिलेंगे, डेटा नहीं मिलेंगे, बट स्टिल द प्रॉब्लम परसिस्ट, स्टिल दैट पर्टिकुलर सोशोलॉजिकल फिनोमेना परसिस्ट। सो उस केस में यहाँ पे हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता। सो दीज आर सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स। अगर हम जानते हैं कि सोशोलॉजी इज़ नॉट अ कंप्लीट साइंस, उस फेज़ में हम क्या कर सकते हैं, वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहला है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नॉट पॉसिबल। अगर देखें कि हम किसी को कंट्रोल करके उससे पूछना चाहेंगे कि आपका क्या पर्टिकुलर व्यू है कास्ट सिस्टम पे, सो हो सकता है वो कुछ पॉजिटिव, वो कुछ नेगेटिव बताएं, बट एक्चुअली में दे आर द पार्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है। सो द सोशोलॉजिस्ट हैज़ टू एक्सेप्ट दैट कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंड इज we have to differentiate between scientific and subjective parts of the sociology. Emil Durkheim has identified this कि आपको subjectivity और scientific दोनों को differentiate करके अच्छे से देखना है। Total objectivity is not possible. No fixed universal laws should be changed. अभी interpretive sociology में हम लोग देखेंगे कि आपको positivism से जो anti positivist theories हैं, वो theorist हैं जो later on popular हुए थे after positivism का जो as a critique, जो scientific method का critique जो आए थे, उन्होंने कहा है कि sociologists should not be interested in finding out some universal laws, rather they should accept the subjectivity को आप accept करिए और उसके बाद अपना work करके कुछ एक conclusion लेके आए जो कि society के लिए more valid हो। Freedom and liberty are also essential for any social sciences, because natural science में क्या होता है कि आप एक particular set of principles है, एक particular set of theories है, उस पे ही gravitation काम करेगा, but for the subjects like arts and humanities, variations, freedom, liberty, थिंकिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपने आर्ट बनाया तो दैट इज़ नॉट नेचुरली कि जो भी साइंटिफिक है या बायोलॉजिकल तरीके से वो उसकी उस फिगर का कोई रेलेवेंस हो ज़रूरी नहीं है। आर्ट में आप कुछ एक्सेप्शंस भी दिखा सकते हैं, वो आपकी लिबर्टी और एक्सप्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। सो दिस इज़ अबाउट द फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर सोशल साइंसेज। Further, let us move on and have a look at the topper's copy relevant to this particular topic. That is, do you agree that total objectivity in sociological research is not possible? Discuss in 200 words, 15 मार्कर है। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको हम जल्दी से देख लेंगे। हाउ टॉपर हैज़ डिफाइंड, मैं जब भी कहता हूँ आपको टॉपर्स का आप कॉपी देखें तो उसमें आप देखें कि उन्होंने कैसे इंट्रो कैसे दिया है, कैसे अंडरलाइन किया है और बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स को यूज़ किया है। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, डू यू एग्री दैट टोटल ऑब्जेक्टिविटी इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च इज़ नॉट पॉसिबल? डिस्कस। So the topper has written objectivity refers to a state of mind of investigator or researcher or sociologist। तीन दिए इन्होंने, investigator, researcher, sociologist, तीनों चीज़ें बता दी है। उनके state of mind which is free from beliefs, ideas, experiments, experiences and biases। तो जो आपके predispositions हैं, जो आपके biases है, उससे free होना चाहिए research outcome में, इसको objectivity कहेंगे। So freedom from bias in the mind of investigator and sociologist। Since initial times, thinkers like Durkheim have emphasized the need for objectivity in the sociology by proposing social facts which must be
इंट्रोड्यूस्ड टू गेट रिड ऑफ सब्जेक्टिव ओवरटोन्स। तो उन्होंने सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया, जैसे कि दुर्खीम ने बताया कि सोशल फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, हमें आइडेंटिफाई करना है कि दीज आर द फैक्ट्स, जस्ट लाइक नेचुरल फैक्ट्स वी आर हैविंग सर्टेन फैक्ट्स। ऑल्सो वेबर हैज़ टॉक्ड अबाउट डिफरेंसेज, देयर हैज़ टू बी अ लाइन बिटवीन फैक्ट्स एंड वैल्यूज। इस चीज़ को आप देखें कि मैक्स वेबर हैज़ आइडेंटिफाइड फैक्ट्स एंड वैल्यूज़ के बीच में कैसे डिफरेंसेस को एम्फसाइज किया है और वैल्यू रिलेवेंस को हाईलाइट किया है। हाउएवर, जैसे कि हमने देखा ऑब्जेक्टिविटी तो हमें मेंटेन करनी है सोशलॉजिकल रिसर्च में, बट देयर आर सोशल साइंटिस्ट लाइक स्वीडिश साइंटिस्ट गुनल मिडेल हु टॉक्स अबाउट दैट objectivity is a desirable but impossible. It's not completely possible to have objectivity in sociology. So subjectivity creeps in at various levels हम देख लेते हैं कैसे कैसे। टॉपिक सिलेक्शन जब आप करते हैं, मर्टन ने बोला है कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक itself is driven by one's personal preferences. सिमिलरली जब आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग डेटा जो आपके पास होता है और उसी पे हम फॉर्मुलेट करते हैं। अगर हमारे पास वो लिमिटेड है, अगर कोई ग्रुप इग्नोर्ड किया गया है तो वो चीज़ हमारे पास हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में नहीं हो पाती है। फर्दर डेटा कलेक्शन एंड मेथड इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू सम सब्जेक्टिविटी लाइक इंटरव्यूज, सर्वेज आप कर रहे हैं ड्यू टू चेंज इन कॉन्टेक्स्ट एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज। सो इन सब चीज़ों में जो भी वेरिएशंस होते हैं उसकी वजह से कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इज़ नॉट पॉसिबल। फर्दर द टॉपर कंक्लूड्स हैंस द टोटल ऑब्जेक्टिविटी इन समथिंग which is something not attainable in sociology according to non-positivists, but objectivity can be improved by following things, that is by putting personal preferences in research monograph। उसमें आप लिख दीजिए कि मेरे personal preferences है, जैसे मैंने आपको बताया श्रीनिवास he himself declared that he being the part of South Indian society, so उनके जो observation का है वो caste को लेकर के excessively कॉन्शियसनेस है उनको, तो उसको आपको रिसर्च मोनोग्राफ में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मेथड एंड यूजेस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आप उसको आइडेंटिफाई करें, उसमें डेटा को एनालाइज करें, फर्टिलिटी रेट क्या है, पॉवर्टी क्या है। सो दीज आर द स्टैंडर्ड मेथड्स एंड मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म जैसे टूल्स को यूज़ करते हुए आउटलाइन द स्टडी लिमिटेशंस बिफोर हैंड। तो ये सारी चीज़ें आपको डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। दीज आर द सब्जेक्टिव लिमिटेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च। सो दिस इज़ हाउ वी टॉक अबाउट सोशोलॉजी एज अ साइंस। एंड इसमें अगर हमें ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है तो कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्टिविटी को मैक्सिमाइज़ करना है, सब्जेक्टिविटी को मिनिमाइज़ करते हुए सोशोलॉजी को एज अ साइंस हम अप्लाई कर सकते हैं। सो आपको असाइनमेंट फाइनली मैं दे देता हूँ एक इस पर्टिकुलर टॉपिक से, दैट इज़ सोशोलॉजी साइंटिफिक मेथड एंड द क्रिटिक ऑफ साइंटिफिक मेथड से। The assignment is to be written in 150 words. The assignment is very simple. आप इसको कमेंट में भी लिख दीजिए, अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसको रिव्यू कर दूंगा। The quest for scientific methodology is as old as the discipline of sociology itself. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। The quest for scientific methodology for sociology is as old as the discipline of sociology itself. Do you agree? Write in 150 words, 10 marker. So try to highlight some of the things, जैसे कि शुरुआत में initially how sociology itself began. It began as a reaction to modernization of Europe. उन्होंने अंडरस्टैंडिंग के लिए फिजिक्स से एंड अदर थिंग्स से बोरो किया। जो भी सोशल साइंटिस्ट थे, कोम्ट, दुर्खीम, दे टॉक्ड अबाउट सोशल physics and social facts and all. Comte talked about social physics, and then organic analogy was given by Herbert Spencer, and similarly Durkheim also talked about social facts. So ये सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करके आप बता सकते हैं कि scientific methodology is as old as the sociological discipline itself. So in the next class we will talk about major theoretical strands in the research methodology of sociology, और उस क्लास में भी हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. We will try to take up some of the questions written by the toppers. So till then, keep learning and thank you.